तलहा और अबू हातिम मेरे कमरे में पहुंच गए। तलहा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब क्या इरादे हैं अली यार खान? यहाँ की शहरियत इख्तियार करोगे या कहीं और जाओगे? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, किसी एक जगह मुस्तकिल रिहाइश का तो मेरी जिंदगी से तसव्वुर ही खारिज हो चुका है। अब यहाँ से गोइटे हिल जाने का इरादा है ताकि लकी हावर्ड को ऑलिव हावर्ड के हवाले करके अपना वादा पूरा कर दूं। मसूद तलहा ने मानी खेज लहजे में कहा, ऑलिव हावर्ड तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। मैंने कहा, हाँ है, लेकिन इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? तलहा की आवाज सरगोशी में तब्दील हो गई। बोला, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। उसे ठिकाने लगाकर हमेशा के लिए उससे जान छुड़ा लो। मैंने हैरत से कहा, ये तुम कह रहे हो तलहा? मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा। तलहा ने जल्दी से कहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। दरअसल मैंने किसी से शर्त लगा ली है। मैंने कहा, इस बात पर शर्त लगाई है कि मैं ऑलिव हावर्ड को छोड़ दूंगा या नहीं? तलहा ने कहा, हाँ, इसी बात पर शर्त लगाई है। मैंने कहा, तुमने इस शर्त में क्या दावा किया है? वो बोला, अगर ये बात मैंने तुम्हें पहले बता दी तो ये फाउल होगा। मैंने कहा, मुझे हैरत है तलहा कि तुम मुझसे इस कदर वाकिफ होने के बावजूद मुझ पर कोई ऐसी शर्त भी लगा सकते हो जिसमें तुम्हारे हारने का खदशा हो। वो बोला, मुझे दो टोक अल्फाज में बताओ, ये तो बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या शर्त लगाई है। मैंने कहा, वादा पूरा करना मेरा ईमान है तलहा। मैंने ऑलिव हावर्ड से जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। तलहा ने कदरे खम होकर कहा, आदाब अर्ज करता हूँ जनाब अबू हातिम, आप शर्त हार गए। 1000 रियाल की शर्त, 1000 रियाल की रकम मेरे हवाले कर दीजिए। अबू हातिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका पाबंद हूँ, बेफिक्र रहो, 1000 रियाल की रकम तुम्हारी। मैंने कहा, ओहो, तुम दोनों आपस में ही शर्त लगा बैठे। तलहा ने कहा, हाँ। अबू हातिम इस बात पर मुसिर थे कि अली यार खान ऑलिव हावर्ड को कभी रिहा नहीं करेगा। मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने उनसे मजीद कुछ न कहा। अबू हातिम ने पूछा, तो तुम्हें अब यहाँ से गोइटे हिल रवानगी के इंतजामात करना होंगे? मैंने कहा, मैं तो फिलहाल गोइटे हिल ही जाऊंगा और तुम लोग जाहिर है लाइन ऑफ क्रूजल का रुख करोगे। मुझे तो अभी जाकर तहजीब को भी तलाश करना है। तलहा ने पूछा, क्या इस सिलसिले में ऑलिव हावर्ड तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब तहजीब उसके कब्जे में नहीं है और वो खुद भी नहीं जानता कि तहजीब अब कहाँ होगी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि कमरे के बाहर राहदारी में वजनी बूटों की आवाजें सुनाई दी और कुछ हलचल सी महसूस हुई। हम चौंक कर सूरत हाल मालूम करने के लिए कमरे से बाहर निकले। राहदारी में कुछ फौजी नजर आए। अभी हम कुछ समझने भी न पाए थे कि उस कमरे का दरवाजा खुला जिसमें ऑलिव हावर्ड मुकीम था। कमरे से एक कर्नल बाहर निकलता नजर आया। उसके अक़ब में ऑलिव हावर्ड था जिसके हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई थी। कर्नल ने हमें देखा तो लपकता हुआ हमारी तरफ आया। उसने कहा, मैं माजरत खां हूँ हजरात, उसूलन तो मुझे आपके पास पहले आना चाहिए था, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर मैंने पहले ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अब आप पर इंकिशाफ करना चाहता हूँ कि इस शख्स का नाम ऑलिव हावर्ड है, CIA का एक साबिक ओहदेदार और मौजूदा मोसाद का एक खतरनाक कारकुन। ये यहूदी है और तिल अवीव में रहता है। मेरे जबड़े भिंच गए। मैंने चुपते हुए लहजे में कर्नल से कहा, आपकी तारीफ? उसने कहा, मैं कर्नल वाहदत हूँ। जब आप लोग आला हुक्काम के साथ मीटिंग में मसरूफ थे उस वक्त मैंने उसे देखा था और हाई कमान से इसकी गिरफ्तारी की इजाज़त लेने चला गया था। मैंने पूछा, तो क्या आप इजाज़तनामा हासिल कर चुके हैं? वो बोला, जी हाँ। मैंने कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस शख्स को फौरन छोड़ दें तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? कर्नल का मुंह हैरत से खुल गया। बोला, जी। मैंने कहा, मैं इस शख्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ कर्नल, लेकिन इस वक्त ये मेरा साथी है और मैं इसकी रिहाई का ख्वाह हूँ। कर्नल ने कहा, यह नामुमकिन है मिस्टर अली, ये शख्स हमारा बदतरीन दुश्मन है। तिल अवीव के एक कैंप में मैं और मेरे चंद साथी इसके कैदी रह चुके हैं। वहाँ इसने हम पर जो मजालिम किए थे वो भुलाए नहीं जा सकते। जो लोग मेरे साथ कैद थे, आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं कि ये शख्स अरबों का कितना बड़ा दुश्मन है। मेरा तो ख्याल था कि आप इस इंकिशाफ पर हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आपका साथी है। मैंने कहा, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि इसे छोड़ दिया जाए। कर्नल ने कहा, यह नामुमकिन है सर। मैंने पूछा, आप इसे कहाँ ले जाएंगे? कर्नल ने कहा, हेडक्वार्टर। इसे आला फौजी हुक्काम के सामने पेश किया जाएगा। कर्नल एड़ियों के बल घूमा और वापस चल दिया। ऑलिव हावर्ड का चेहरा सपाट था। मसूद तलहा और अबू हातिम सन्नाटे में रह गए। जब तमाम फौजी चले गए तो मैंने कहा, इस इंकिशाफ के बाद कोई कार्रवाई करने से कबल इन लोगों को हमसे राब्ता तो कायम करना चाहिए था। वो हमसे मशवरा तो कर सकते थे। तलहा ने कहा, हाँ, ये जरूरी था, लेकिन तुम परेशान न हो, मैं इस सिलसिले में बात करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, ऑलिव हावर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए तलहा, किसी कीमत पर भी मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तलहा ने कहा, मैं समझता हूँ अली, और फिर अबू हातिम को अपने साथ लेकर चला गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। उन लोगों की ये हरकत मुझे बहुत नागवार गुजरी थी। ये सिर्फ ज्यादती ही नहीं, गैर अखलाकी हरकत भी थी। तलहा और अबू हातिम कई घंटों के बाद वापस आए। उनके चेहरों से नाकामी टपक रही थी। तलहा ने आते ही कहा,
वजीर दाखिला तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी कोशिशों का क्या नतीजा निकला? वो बोला, हुकाम के दिलों में हार्वर्ड के खिलाफ बेहद नफरत है। इनके कुछ लोगों को इससे बराह रास्त नुकसानात पहुंचे हैं। वजीर मौसूफ तो तुम्हारी ये ख्वाहिश सुनकर ही हैरान रह गए कि तुम इसकी रिहाई चाहते हो। मैंने कहा, गोया वो उसे रिहा करने पर तैयार नहीं। मसूद तलहा ने शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, मैं इस सिलसिले में बैरूत से राब्ता कायम करूंगा। वैसे मैंने कोशिशें तर्क नहीं की हैं, ताहम बेहतर यही होगा कि तुम वजीर दाखिला से मिल लो। वजीर दाखिला ने मुझसे दूसरे रोज सुबह मुलाकात की। मुझे वजारत दाखिला के दफ्तर में तलब किया गया। वजीर दाखिला ने मुझसे पूछा, क्या ये हकीकत है अली यार खान कि आप अपने बदतरीन दुश्मन की रिहाई चाहते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। शायद आपको मालूम हो कि वो मेरा सबसे सख्त जान हरीफ है, लेकिन चंद वजूहात के तहत मैं इसे आज़ाद करना चाहता हूँ। वजीर दाखिला ने कहा, ये नामुमकिन है अली। ये तो इत्तेफाक है कि वो हमारे हाथ लग गया। अगर उसे छोड़ दिया गया तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमारे लिए वो उस असलहे से कम कीमती नहीं है जो लाइन ऑफ क्रूजल से यहाँ पहुंचा है। उसे किसी कीमत पर रिहा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, अगर मुझे उससे कुछ मालूमात दरकार न होती तो कभी इसरार न करता, लेकिन वो मालूमात फ़लस्तीनी मकासद के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक तुम उससे मतलूबा मालूमात हासिल न कर लो, हम उसे सज़ा न दें। तुम्हें उससे मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है और जब तक तुम नहीं कहोगे उस पर कोई तशद्दुद भी नहीं किया जाएगा। मैंने न्याज़मंदी से कहा, इस नवाजिश के लिए बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर दाखिला ने मुझे ओलिव हार्वर्ड से किसी भी वक्त बिला रोक टोक मुलाकात करने का इजाज़तनामा जारी कर दिया। वापस रिहाइश गाह पहुंचा तो तलहा और अबू हातिम मेरे मुंतज़िर थे। मैंने उन्हें अपनी और वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू का माहासिल बताया। अबू हातिम ने कहा, तुमने ये पेशकश क्यों कबूल कर ली अली? मैं और तलहा यहाँ से सीधे बैरूत जा रहे हैं। हम उन लोगों पर ओलिव हार्वर्ड की रिहाई के लिए दबाव डलवाएंगे। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम लोग यहाँ से सीधे लाइन ऑफ क्रूजल जाओगे? जो काम मेरे हाथों बिगड़ा हुआ है उसे संवारना मैं अपनी जिम्मेदारी तसव्वुर करता हूँ। तलहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मेरे अल्फाज की तह में बहुत से तूफान पोशीदा हैं। उसने झिझकते हुए कहा, आदमी को बहुत सोच समझकर कोई फैसला करना चाहिए। तुम बहुत जज्बाती हो, अपने लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर लेना। मैंने कहा, हाँ तलहा, मैं बहुत जज्बाती हूँ। वो भी सिर्फ एक जज्बा ही तो था जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल डाला। एब्रन हॉल में फजूल गोई करने वाले यहूदी रहनुमा कुछ भी कहते रहे। अगर मैं वहाँ खामोश तमाशाई बना रहता तो आज अपने मुल्क में वकील होता और दौलत के अंबार लगा रहा होता। और अब मैंने ओलिव हार्वर्ड से एक वादा कर लिया है। चूंकि मैं जज्बाती हूँ, लिहाजा अपनी जान पर खेल कर भी वादा पूरा करूंगा। मुमकिन है गैर जज्बाती लोग अपने वादे भूल जाते हों। किसी को सिर्फ जज्बाती कह देने से काम नहीं चलता। कहने वाला खुद भी जज्बाती होता है कि जिंदगी तो इबारत ही जज्बात से है। आदमी में अगर जज्बात ही न रहें तो वो मुर्दा कहलाएगा। तलहा और अबू हातिम बहुत देर तक मुझे कायल करने की कोशिश करते रहे, मगर मैं टस से मस न हुआ। आखिर थक हार कर वो लोग रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैं ओलिव हार्वर्ड से मिलने जा पहुंचा। मकसद सिर्फ ये देखना था कि उसे अजियत तो नहीं दी जा रही। मैं ओलिव हार्वर्ड से तन्हाई में नहीं मिला, हालांकि मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी, मगर मैंने कर्नल वाहदत की मौजूदगी में उससे मुलाकात को ज्यादा बेहतर समझा। ऐसा करने में मेरी एक खास मसलहत थी। मैंने ओलिव हार्वर्ड से चंद उल्टे सीधे सवालात किए। उसने किसी सवाल का जवाब न दिया, बस खामोशी से मुझे घूरता रहा। उसके अंदाज में तहकीर थी। उसके बाद मैं वहां से बाहर निकल आया। कर्नल वाहदत ने मुझसे कहा, आपका रवैया मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपको इससे कुछ मालूमात हासिल करनी है तो इसके लिए तो ये तरीका मुनासिब नहीं। मैंने कहा, आपको इस सिलसिले में ऊपर से कुछ हिदायत जरूर मिली होंगी। कर्नल ने कहा, जी हाँ, वो तो मिली हैं, लेकिन ओलिव हार्वर्ड जैसे लोग इस तरह राह रास्त पर नहीं आते। इनके साथ सख्ती बरतना पड़ती है। मैंने कहा, पहले आप मुझे कोशिश करने दीजिए। मैं कामयाब ना हो सका तो फिर आपको जरूर जहमत दूंगा। कर्नल वाहदत खामोश हो गया और मैं उससे रुखसत होकर अपनी रिहाइश गाह पर वापस आ गया। अगले रोज तलहा और अबू हातिम लाइन ऑफ क्रूजल रवाना हो गए। मैं उन्हें अलविदा कहने गया। तलहा ने कहा, हमें इजाजत दो अली, तो हम ओलिव हार्वर्ड की रिहाई के लिए इन लोगों पर दबाव डलवाएं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते, वरना मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने पर इस कदर इसरार कभी न करते। मैंने एक बार कह दिया कि जो काम मेरे हाथों बिगड़ा है उसे मैं खुद संवारूंगा। ये बात आखिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तलहा ने कहा, ठीक है, तुम्हें इस बात से तकलीफ पहुंची, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी कामयाबी की खबर नहीं सुन लूंगा शायद ठीक से सो भी न सकूं। मैंने कहा, आज तक मैं हमेशा दुश्मनों के चुंगल में फंसता रहा, मगर मुझे कभी कोई नुकसान न पहुंचा। कामयाबी ने हमेशा मेरे कदम चूमे। ये लोग तो फिर भी दोस्त हैं, कुछ ना कुछ रियायत तो जरूर ही करेंगे। तुम देख लेना, मैं ओलिव हार्वर्ड को उनकी कैद से लेकर साफ निकल जाऊंगा। तलहा ने कहा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
फिर वो दोनों रुखसत हो गए। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से गोइटे हिल के लिए रवाना हो जाना चाहता था, मगर ऑलिव हार्वर्ड की वजह से मजबूर था। उसे छोड़कर चले जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन मुश्किल ये थी कि उसे उनकी कैद से रिहा कराने के लिए मेरे जहन में कोई काबिल अमल मंसूबा भी नहीं था। इसी आलम में चंद रोज गुजर गए। मैं रोजाना कर्नल वहदत की मौजूदगी में ऑलिव हार्वर्ड से मुलाकात करता, उससे बेरब्त सवालात करता और वापस चला आता। उस मुल्क के लोगों से मुझे इसके अलावा और कोई शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने ऑलिव हार्वर्ड को कैद कर रखा था। वहाँ के आला फौजी और सिविल हुक्काम से मेरे रवाबित हो गए। वो सब मेरी इज्जत करते थे। मैं उन सब से ताल्लुकात बढ़ाने में मसरूफ था। इन्हीं लोगों में एक नौजवान इब्राहिम वुसत भी था। उसका ताल्लुक एयरफोर्स से था। इब्राहिम बहुत हंसमुख और खुश मिजाज नौजवान था और मेरा कुछ ज्यादा ही गर्विदा था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो मेरे बहुत काम आ सकता है। इब्राहिम ने एक रोज मुझसे कहा, जब तक आपका कयाम यहाँ है मिस्टर अली, मैं आपकी खिदमत में हाजिरी देता रहूंगा। मैंने हंसकर कहा, जरूर देते रहो, लेकिन मालूम नहीं कब तुम्हें किसी मुहिम पर रवाना कर दिया जाए। वो बोला, नहीं जनाब, अभी ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मैं अभी तरबियती मराहिल में हूँ। चुनाचे किसी मुहिम पर भेजे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, ओहो इब्राहिम, क्या तुम अपनी तरबियत में भी नामुकम्मल हो? वो बोला, ये बात नहीं है मिस्टर अली, मैंने सबसे अपनी सलाहियतें तो तस्लीम करा ली हैं, लेकिन मुझे किसी मुहिम पर उस वक्त तक नहीं भेजा जा सकता जब तक कि मैं तरबियत की एक खास मुद्दत मुकम्मल न कर लूं, और उसमें अभी पूरा 1 माह बाकी है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे सुपुर्द कोई तैयारा नहीं किया जाता? वो बोला, क्यों नहीं, रोजाना ही मैं किसी न किसी तैयारे पर तरबियती परवाज करता हूँ और उसे लेकर दूर दूर तक निकल जाता हूँ। मैंने पूछा, तुमने कोई ऐसा कारनामा भी सरअंजाम दिया है जिसके बायस तुम्हारी महारत तस्लीम की गई हो? इब्राहिम झेंपे हुए अंदाज में बोला, मैं खुद क्या बताऊं मिस्टर अली, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी। मैंने संजीदगी से कहा, नहीं तुम बताओ, मैं मालूम करना चाहता हूँ। वो बोला, हमारे मुल्क में सरहद के करीब एक इलाका है जिसे फौजी इस्तिलाह में Y38 कहा जाता है। वहाँ चारों तरफ पहाड़ों में घिरा हुआ एक मैदान है। मैंने उस मैदान में तैयारा उतार दिया था और फिर उसे वहाँ से वापस भी ले आया था, जबकि दूसरे हवाबाज ये खतरा मोल नहीं लेते। मैंने मोतरफाना अंदाज में कहा, वाकई ये तो कमाल की सलाहियत है, लेकिन क्या सरहदी मुहाफिजों ने इस पर एतराज नहीं किया? उस मुल्क का क्या नाम है जिसकी सरहद में तुमने तैयारा उतारा था? जवाब में इब्राहिम ने उस मुल्क का नाम बताया। फिर बोला, उस मुल्क से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, इसलिए किसी ने कोई एतराज नहीं किया। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है इब्राहिम, किसी रोज तुम्हारा ये कमाल भी देखेंगे। वो बोला, जरूर जनाब, मुझे बेहद खुशी होगी। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मुझे अपने साथ जहाज पर ले जा सकोगे? वो बोला, क्यों नहीं मिस्टर अली, मैं बआसानी आपके लिए इजाजतनामा हासिल कर लूंगा। मैंने कहा, कमाल है, क्या ऐसा मुमकिन है? मेरा मतलब है एयरफोर्स के जहाज पर। वो बोला, वो एयरफोर्स के तैयारे जरूर हैं जनाब, लेकिन तरबियती तैयारे हैं, उनकी कोई खास अहमियत नहीं होती। मैंने पूछा, फिर कब चल रहे हो? उसने कहा, जब भी आपका प्रोग्राम हो, सिर्फ 1 रोज कबल मुझे मुत्तला कर दें, मैं इजाजतनामा हासिल कर लूंगा। उस रोज मैं हस्बे मामूल ऑलिव हार्वर्ड से मिलने गया। कर्नल वहदत उस रोज भी मेरे साथ था। ऑलिव हार्वर्ड से वही बेतुके सवालात करके जब मैं बाहर निकला तो मामूल के मुताबिक कर्नल वहदत ने फिर अपने मुकालमे दोहराए। बोला, कभी कभी सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता मिस्टर अली, इसलिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। मैंने सोच में डूबे अंदाज में कहा, फिर क्या करना चाहिए? कर्नल बोला, आप मुझे इजाजत दें, मैं उसे अलिफ की तरह सीधा कर दूंगा और वो फर बोलेगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं, फिर इस नेक काम की इब्तिदा कर दी जाए। कर्नल वहदत ने खुश होकर कहा, नेक काम में देर कैसी, अभी लिए चलते हैं उसे। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, अभी नहीं कर्नल, कल मैं आखिरी कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको इजाजत होगी। उसके साथ जो भी सुलूक चाहें कीजिएगा। कर्नल वहदत के पास से अपनी रिहाइश गाह पर वापस आने के बजाय मैं इब्राहिम के घर चला गया। मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके घर भी आ सकता हूँ। वो मुझे सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने कहा, आपने क्यों जहमत की, मुझे बुलवा लिया होता। मैं हंस पड़ा, कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। वो बोला, मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए। मैंने कहा, कल मुझे कोई काम नहीं है इब्राहिम, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि कल मैं तुम्हारे साथ परवास पर चलूंगा। उसने कहा, ठीक है जनाब, कल शाम 4 बजे फौजी एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा, या अगर आप कहें तो मैं आपको साथ ही लेता चलूं। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है इब्राहिम, मैं कल शाम 4 बजे फौजी एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। इब्राहिम के पास से मैं जल्द ही उठ गया। जो प्रोग्राम मेरे जहन में था उस पर अमल दरामद के लिए बहुत से काम करना थे। मैंने बाजार का रुख किया। मुझे चंद मखसूस अशिया दरकार थीं जो वहाँ की दुकानों पर मुश्किल से दस्तयाब हो सकें। ये सारी चीज़ें मेकअप के काम में इस्तेमाल होती थीं, लेकिन उस मुल्क में चूंकि मेकअप का कोई तसव्वुर नहीं था,
اس لیے کسی کو ہی معلوم نہیں تھا کہ میں نے جو سامان خریدا ہے وہ میک اپ کے کام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بازار سے واپسی پر مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر میرے لیے وقت سے زیادہ اس بات کی اہمیت تھی کہ مجھے تمام مطلوبہ سامان مل گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں کام میں مصروف ہو گیا۔ کام بہت مشکل تھا، مگر میں بھی نا تجربے کار نہیں تھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنا کام مکمل کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو 3 بج چکے تھے۔ اگلے روز حسب معمول دوپہر کے وقت آلیو ہاورڈ کے پاس جا پہنچا۔ کرنل وحدت کو ساتھ لینا نہیں بھولا تھا۔ میں نے آلیو ہاورڈ کے پاس پہنچ کر اپنا معمول دہرایا، یعنی اس سے کچھ سوالات کیے اور اس نے حسب عادت خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں نے کرنل وحدت کو کوٹھڑی سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ کرنل وحدت نے باہر نکلتے ہی کہا، دیکھ لیا آپ نے، یہ شخص کتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، میں اسی لیے آپ کو باہر لایا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب یہ بغیر تشدد کے زبان نہیں کھولے گا۔ کرنل وحدت کھل اٹھا، بولا تو پھر اسے اذیت خانے میں لے چلیں۔ میں نے کہا، دراصل میں خود اس پر تشدد کر کے اس کی زبان کھلوانا چاہتا ہوں۔ کرنل بولا، ضرور، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ ٹھہرے، میں ابھی اسے اذیت خانے لے چلنے کا انتظام کرتا ہوں۔ کرنل چلا گیا، میں وہیں ٹھہر کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کرنل وحدت واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 فوجی بھی تھے۔ ان دونوں فوجیوں نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر آلیو ہاورڈ کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک جیپ میں سفر کرنا پڑا۔ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ جیپ سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے سامنے رکی۔ دونوں فوجیوں نے آلیو ہاورڈ کو جیپ سے اتارا۔ ہم سب عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ عمارت کے دروازے پر فوجی تعینات تھے جنہوں نے کرنل وحدت کو سلوٹ کیا تھا۔ کئی راہداریوں سے گزر کر ہم جس وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوئے اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں اذیت رسانی سے متعلق ہر قسم کا جدید ترین ساز و سامان موجود تھا۔ کرنل وحدت کے بارے میں میرا اندازہ تو یہی تھا کہ وہ ایذا رساں فطرت کا مالک ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اس قدر جدید عقوبت خانے بنا رکھے ہیں۔ فوجیوں نے آلیو ہاورڈ کی ہتھ کڑیاں کھولی اور اسے ایک شکنجے سے جکڑ کر واپس چلے گئے۔ آلیو ہاورڈ کے چہرے پر حقارت پھیلی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری نظر آ رہی تھی۔ آلیو ہاورڈ نے متنفرانہ انداز میں کہا، ہر آدمی کبھی نہ کبھی اپنی سطح سے گرتا ضرور ہے۔ میں نے کئی بار تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ تمہارے مقابلے میں نے کمینگی کا ثبوت دیا ہے، لیکن آج تم بھی اپنی سطح سے گر گئے اور میرا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ کرنل وحدت نے حیرت سے کہا، کیا تم بھی ایسی جذباتی حماقتیں کرتے رہتے ہو علی؟ یہ باتیں قصے کہانیوں میں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ شاید یہ تمہاری ناتجربے کاری ہے، لیکن خیر، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ تم میں پختگی آ جائے گی۔ میں نے انکساری سے کہا، آپ جیسے تجربے کار لوگوں کی صحبت حاصل رہی تو یقیناً میری خامیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اب میں اپنا کام شروع کر دوں؟ کرنل نے کہا، بالکل، دیر کس بات کی ہے؟ میں نے پوچھا، کوئی ہمیں ڈسٹرب تو نہیں کرے گا؟ کرنل نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی میری مرضی کے خلاف یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ذرا ایک بات تو سنیں کرنل۔ میں نے اس انداز میں کہا کہ جیسے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اسے آلیو ہاورڈ سے چھپانا مقصود ہے۔ کرنل وحدت نے میرے قریب ہو کر پوچھا، ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں نے کچھ کہے بغیر اچانک ہی کرنل وحدت کی گردن دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی۔ اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے جد و جہد کرنا شروع کر دی، مگر میں اس کی گردن کی مخصوص رگوں پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے اور بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ میں نے اسے کمرے کے فرش پر لٹا دیا۔ آلیو ہاورڈ کے چہرے پر حیرت ہی حیرت بکھری ہوئی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر جیب سے ایک سرنج نکالی جس میں پہلے سے دوائی بھری ہوئی تھی۔ میں نے نہایت اطمینان سے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا اور خالی سرنج واپس جیب میں ڈال لی۔ مجھے یقین تھا کہ اس دوا کے باعث جو میں نے اس کے بازو میں انجیکٹ کی ہے وہ 2-3 گھنٹے سے قبل ہوش میں نہیں آئے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں آلیو ہاورڈ کی طرف بڑھا اور جلدی جلدی اس کی بندشیں کھول دیں۔ کرنل وحدت کے لباس سے اپنا لباس تبدیل کر لو ہاورڈ، میں نے اس سے کہا۔ آلیو ہاورڈ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کرنل وحدت کا لباس پہن لیا۔ اپنے کپڑے اس نے کرنل وحدت کو پہنا دیے۔ میں نے اپنے لباس میں سے وہ ماسک نکالا جو میں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ یہ کرنل وحدت کے چہرے کا مکمل ماسک تھا جو میں نے کئی گھنٹوں کی محنت سے تیار کیا تھا۔ ماسک کے آخری حصے آلیو ہاورڈ کی گردن پر چپکانے کے بعد میں نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ کرنل وحدت نہیں ہے۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں کرنل وحدت کے پاس جا بیٹھا اور اس کے چہرے پر آلیو ہاورڈ کا میک اپ کرنے لگا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے میں سکون سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔
मैंने ऑलिव हावर्ड से कहा, कर्नल वाहदत के लिबास की जेबों में उसके सारे कागजात होंगे, उन्हें चेक कर लो। ऑलिव हावर्ड ने लिबास की जेबें चेक की, बोला सारे कागजात मौजूद हैं। मैंने कहा, अब तुम्हें कर्नल वाहदत की हैसियत में मेरे साथ बाहर निकलना है और तुम्हें कर्नल वाहदत की जीप ड्राइव करनी है। मुख्तसर सा फासला तय करके हमें फौजी एयरपोर्ट पहुंचना है। वहां एक तैयारा हमारा मुंतजिर होगा। तैयारे के हवाबाज का नाम इब्राहिम वसत है। अगर तुमसे हो सके तो कर्नल वाहदत की आवाज की नकल उतार लेना, वरना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर फौजी इलाके में दाखिल होने के लिए किसी किस्म की पुछगिछ हो तो इस शख्स के कागजात दिखा देना जिसके मेकअप में तुम हो। इसका नाम कर्नल वाहदत है और चूंकि ये एक बारोब आदमी है इसलिए तुम्हें। ऑलिव हावर्ड ने हाथ उठाकर कहा, मेरे लिए इतनी मालूमात बहुत हैं, वक्त आने पर मैं सब कुछ कर लूंगा। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा, 4 बजने ही वाले थे। मैंने कमरे पर एक तायराना निगाह डाली और ऑलिव हावर्ड को चलने का इशारा किया। कमरे से बाहर निकलकर हमने दरवाजा बाहर से बंद किया और इमारत से बाहर निकल आए। इमारत में जो लोग मिले उन्होंने ऑलिव हावर्ड को कर्नल वाहदत समझकर सैल्यूट किया और उसने सर की जुम्बिश से सबका जवाब दिया। ऑलिव हावर्ड बड़े बाएतमाद अंदाज में काम कर रहा था। वो सीधा कर्नल वाहदत की जीप में बैठा और उसे ड्राइव करता हुआ रोड पर निकाल लाया। मैं उसके बराबर में ही था। ऑलिव हावर्ड ने कहा, मैं रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे रास्ते बताते रहना। ठीक 4 बजे हम एयरफोर्स एयरपोर्ट के दाखिली गेट पर पहुंच गए, जहां इब्राहिम वसत मेरा मुंतजिर था।